दुर्वर कर रहे हो और स्टूडेंट्स काफ़ी कम है ग्रुप में, बाद में आप लोगों को बड़ी परेशानी होगी। तो मसल का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और नर्वस सिस्टम को हमने तकरीबन एंड कर लिया था। आई मीन एंड से मुराद ये है कि जो नर्वस कम्युनिकेशन वाली बातें थी, वो तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इसी चैप्टर का पार्ट है, बट दैट इज़ लाइक द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले यू मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड फॉर कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर आई विल बी हियर विद यू। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा-सा तो बता दिया था कि मसल फाइबर और मसल सेल में क्या फ़र्क होता है, क्या दोनों सेम चीज़ है? और फिर मसल सेल्स के अंदर कौन-कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? ये वाहिद सेल है जो कि खैर ये वाहिद तो नहीं है, लिवर का भी यही है। लिवर और मसल के सेल्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियाई एक से ज़्यादा होते हैं। एंड इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि इनके जो स्ट्रक्चर है उनको अलग-अलग नाम दिए जाते हैं, सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, सर्कोलीमा एंड सो ऑन। सो प्लीज़ स्टे विथ मी, आई एम हियर विथ यू पीपल और अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं मसल का, कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अ, आज मैं आपके साथ ही हूँ, बिल्कुल आपके साथ कनेक्टेड हूँ एंड प्लीज़ इन चीज़ों को आपने समझना है और जो चीज़ समझ में ना आए तो इनिशियली जस्ट रेज़ योर हैंड एंड आस्क मी क्वेश्चंस। So give me a few seconds. I'm just going to share the recorded lecture with you. Thank you. So I'm here. Give me a few seconds more.
बेटा ये जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वाकई स्क्रीन के सामने हैं या नहीं। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, मुझे प्लीज एक एक करके आवाज देके, जो आवाज नहीं देगा मैं उसको यहाँ ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ठीक है? सो ऐना सैयद, यस सर। एमन आमिर, प्रेजेंट सर। आजम मोहम्मद अकरम, आजम मोहम्मद अकरम, प्रेजेंट सर। फराज अहमद खान, यस सर। सऊद बिन फैसल, प्रेजेंट सर। सैयदा जैनब, सैयदा जैनब, प्रेजेंट। तलहा अली शाह, प्रेजेंट सर। यूशा सेबी, प्रेजेंट। जैनब आबदी, प्रेजेंट सर। जैनब फातिमा, प्रेजेंट सर। एंड यूसुफ बदर। यूसुफ, आपका माइक नजर नहीं आ रहा। आर यू हियर? आज के बाद जो ग्रुप में अटेंडेंस नहीं देगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने रिमूव कर दिया है अभी। अच्छा बेटा, मैं अभी आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और ये मसल स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकता हूँ और लेक्चर के दौरान भी अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं इसके अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा, मैं उसको भी रिमूव करूंगा। सो यू मस्ट ऑल बी एक्टिव व्हाइल ड्यूरिंग द लेक्चर एंड कोई भी चीज ऐसी हो कि जो आपको समझ ना आए वो आप पूछिएगा, अदरवाइज मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा तो फिर आपको मुझे जवाब देना है, ठीक है? सो स्टे विद मी। Here we go now. बेटा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्ट्रक्चर ऑफ मसल। जी तलहा, स्क्रीन नजर आ रहे? यस सर, ये सर आपकी स्क्रीन आ रही है सर। बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि मसल्स के हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। एक को हम कहते हैं striated मसल्स, striated मसल्स, या जिसको हम आम जबान में कहते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है? लिम्स वगैरह में जो हमारे हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह के जो मसल होते हैं तो जिसके थ्रू मूवमेंट होती है एक्चुअली, वो है striated मसल्स। इसको striated क्यों कहते हैं अभी इसके में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स,
और तीसरा है हमारे पास कार्डियक मसल्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल है, माइजेनिक्स होते हैं, उससे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बेटा इसमें ये जो दो हैं पहले, आई मीन स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स, ये दोनों मसल्स हमारे पास क्या है, इनवॉल्यूंटरी, दे आर इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी का मतलब आप जानते हैं, विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आर वेल, यानी ये हमारी कंट्रोल से बाहर है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आई मीन स्वेलो कर रहे हैं आप, आपकी हार्ट बीटिंग, हार्ट तो खैर वो डिफरेंट है, कार्डियक है, लेकिन वो भी ऑफ कोर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स है, पेरिस्टॉल्सिस है, एंड ब्लड वेसल्स के अंदर जो वेसो डायलेशन है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन है, all these are involuntary actions, you cannot control it. However, striated muscles are under our control, and जब हम चाहते हैं तो अपनी मूवमेंट उस हिसाब से कर रहे होते हैं। So striated muscles जो है, striated muscles और skeletal muscles are voluntary in their action. Voluntary in their action. I mean, they can be controlled by our will. So contraction and relaxation, contraction and relaxation of such muscles are under the control of our will. ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस किस्म का है, किस नौइयत का स्ट्रक्चर है इसका। तो ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में स्मूथ मसल्स हम नहीं पढ़ते और ना हम कार्डियक मसल पढ़ेंगे। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है striated muscles. So we will discuss in detail about striated muscles. तो नॉर्मली आपने कुछ इस तरह के मसल्स देखे होंगे, मसल सेल्स, जो कि तकरीबन कुछ आपको यूं नजर आ रहे होते हैं अगर आप कभी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सो ये यूजुअली हम लोग कहते हैं कि ये स्मूथ मसल्स हैं। These are usually स्मूथ मसल्स, एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर होते हैं और ये यूजुअली आपको कहाँ मिलते हैं, स्मूथ मसल कहाँ मिलते हैं, आप लोगों ने इसे पहले पढ़ा था। स्मूथ मसल आपको ज्यादातर मिलते हैं आर्टेरियोल्स के अंदर। जो आर्टेरियोल्स होते हैं उनके अंदर स्मूथ मसल होते हैं जो कि यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं मसल्स को, और यही वजह होती है कि अच्छा इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होती है। तो ये जो अपीयरेंस आपको नजर आती है ये यूजुअली स्मूथ मसल्स की होती है। So smooth muscles, these are smooth muscles actually. So I'm just going to refer it as smooth muscles. अच्छा इसी तरह अगर आप कुछ मसल्स आपको ऐसे भी नजर आते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट नौइयत, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको जिस तरह के आप वो बनाते हैं ना अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह इसमें थोड़ी सी स्ट्राइशंस मतलब सेप्टेशन होती है, फिर इन सेप्टेशन से वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। यूजुअली ऐसे जो हमें मसल नजर आ रहे होते हैं ये होती है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल थोड़ी सी फाइब्रस फॉर्म में होते हैं, एलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं। स्मूथ मसल बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल के सेल्स बहुत छोटे होते हैं। अगर आप यहाँ कार्डिक मसल के सेल्स देखते हैं तो ये आपको थोड़े से एलोंगेटेड मिलेंगे, मतलब ये इसकी न्यूक्लियाई हैं, ये थोड़ा सा आपको एलोंगेटेड सेल्स नजर आ रहे होंगे।
अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम स्ट्राइडेड मसल की बात करें, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, अभी उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. सो सच टाइप ऑफ लाइक द cardiac muscles, and these both are involuntary. They are controlled by they are not controlled by our will. Actually, they are not controlled by our will. While striated muscles, तो पहली बात ये कि striated का मतलब क्या होता है? What is mean by striated? striated का मतलब होता है strips, bands. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह की कुछ शेड करते हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, एक बैंड यहाँ नजर आ गया, फिर इसके बराबर में जो है एक और बैंड आ गया ग्रीन कलर का, फिर बीच में थोड़ा सा ये जगह जो है वो थोड़ा सा यूं आया. यानी अगर आपको ये कहलाते हैं स्ट्राइटेड मसल्स के, स्ट्रिप्स होते हैं, बैंड्स लगे होते हैं. तो ये पहली बात तो है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रिप्स किस चीज से बने होते हैं और हमें क्यों, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें इसके अंदर स्ट्रिप स्ट्रक्चर नजर आता है, स्ट्राइटेड नजर आ रहे होती है. इसकी वजह क्या होती है? तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ इसके डायग्राम की तरफ. थोड़ा सा आप मेरे साथ रहें और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको इलाबोरेट करके दिखा दूँ. तो मैं ऐसा करता हूँ, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया. अच्छा, ये जो कि 3D शेप है, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? मैं इसकी आपको जो इसकी ज्योमेट्री है पहले वो सिखा दूं कि ये डायग्राम किस तरह लिया गया है और किस तरह ये मसल्स को शो कर रहा होता है. तो ये मसल्स कुछ यूं है, ये कुछ आपके सामने 3D शेप नजर आ रहा है. हाँ, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा यूं कर दूं, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ. अच्छा, अब ये हमें पूरा का पूरा एक मसल का स्ट्रक्चर है, स्ट्राइट मसल्स, और इसको हमने सामने से काटा हुआ है. मतलब इसको हमने दोनों सेक्शन आपको दिखा दिए, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स सेक्शन भी. तो अगर आप मसल्स को अंदर से देखें तो इसके अंदर आपको सेप्टेशन नजर आ रही है. ये जो एक सेप्टेशन की जगह है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर से हाईलाइट करूं समझाने के लिए. ये एक सेप्टेशन, इसको हम कहते हैं फेसिका. अच्छा, अब इस एक फेसिया के अंदर जो आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं तो ब्लू कलर के, इसमें से मैं एक ब्लू कलर को बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूं कि ये क्या चीज है. यानी मैं इस एक ब्लू को बाहर निकालता हूं, ये क्या चीज है? तो इसको मैं यहाँ शो कर लेता हूँ. अच्छा, अब पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि ये जो चीज है ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? मसल है.
मसल्स, जो कि बाइसेप्स हो सकता है, ट्राइसेप्स हो सकता है। मसल्स के अंदर जो सेप्टेशन है वो फेसिका है, और फेसिका के अंदर जो आपको ये ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये एक मसल सेल है जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर का मतलब होता है वन मसल सेल। तो जितने आप ये ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंदर, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, शेड किया है फेसिका के अंदर, ये सारे क्या चीज है, ये सारे मसल सेल्स है। एक मसल सेल को मैंने बाहर निकाला है और इसको मैंने दिखाया है जो कि मसल फाइबर के नाम से है। तो मसल फाइबर क्या चीज है, मसल सेल है। जिस तरह न्यूरॉन नर्व सेल होता है, इसी तरह मसल का सेल कहलाता है मसल फाइबर। और बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ जुड़ के जो बंडल बनाता है, ये पूरा देखो ना, ये एक बंडल है असल में। मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ हाईलाइट कर दूं। आई मीन ये अगर आप देखें तो ये पूरा, मैंने दो फेसिका, बल्कि ज्यादा हो गया यार, मैं इसको थोड़ा लाइट कर दूं। हाँ सही, ये देखें, ये एक फेसिका, दो फेसिका मैंने इस वक्त हाईलाइट किए हैं, और इनके अंदर जो बंडल है पूरा वो किसके हैं, मसल फाइबर के हैं। बहुत सारे सेल्स हैं। तो एक तो आप ये चीज समझ ले कि मसल की अरेंजमेंट किस तरह होती है। सो हम कह सकते हैं मसल फाइबर्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फैशन टू मेक fascica, and so many fascica group together to form one complex muscle. अब हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है मसल फाइबर, हमने मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो एक तो बात याद रखिए कि मसल फाइबर के अंदर दो यूनिक फीचर क्या है, पहले आपको वो बता देता हूं। वो दो, सॉरी वो दो, क्या हो रहा है जी, वो दो यूनिक फीचर क्या है। एक तो ये बात याद रखिए कि जो मसल सेल्स होता है वो होता है मल्टी न्यूक्लिएट। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन हैं जहां ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एक मसल और एक लिवर, और दोनों के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक इनका एक न्यूक्लियस नहीं होता, इनके साइटोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई होते हैं। सो इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएट टाइप ऑफ सेल्स। दूसरा, अगर एक और इंपॉर्टेंट फीचर की हम बात करें, सो इट इज करके, मैं ये कहूँगा इट इज एलोंगेटेड सेल, बहुत लंबा सेल होता है। आई मीन मिलीमीटर तक जा सकता है इसकी लेंथ जो होती है, और जिससे पूरा एक मसल का बंडल बनता है। तो मैं अभी आपके सामने एक मसल फाइबर की डिटेल बताने जा रहा हूँ कि मसल फाइबर के अंदर क्या क्या चीज होती है। तो आप अगर मेरे साथ रहें थोड़ी देर के लिए, मैं एक डायग्राम देखता हूँ। अगर मेरे पास एक डायग्राम अवेलेबल होगी तो वो डायग्राम से ज़्यादा आप आसानी से समझ सकेंगे, लेकिन पहले मैं चलिए कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। चलिए एक हम बना देते हैं मसल सेल यहाँ पर, ठीक है। ये सपोज करें कि हमने एक मसल फाइबर की सेल की बात कर रहे हैं, और इस मसल फाइबर के अंदर मैंने आपको और छोटे छोटे स्ट्रक्चर शो किए थे। ये देखिए, ये वाले, ये मैंने ब्लू से शो किए हैं। तो एक तो ये मसल फाइबर के अंदर जो डॉट्स डाले हैं, ये फर्दर मजीद फाइबर स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये है कि ये भी फाइबर हैं, लेकिन ये प्रोटीन कंपोनेंट से बने होते हैं, और ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर का मतलब होता है जो सेल के अंदर होती हैं। आई मीन मेरे कहने का मकसद है कि ये पूरा तो एक सेल है, तो इसके अंदर जो लंबे लंबे फाइबरस प्रोटीन है, ये इसके ऑर्गेनेल है। मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सारे माचिस की तीलियां आप जमा करें, माचिस की तीलियों को ऐसे पूरा एक बंडल बनाएं और उसके ऊपर टाइट रबड़ बैंड बांध दें, जिसको पूरी एक रबड़ शीट से कवर करें, मतलब बड़ी मेम्ब्रेन हो। तो आप उसको टच करके देखते हैं तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर नजर आता है। बिल्कुल मसल की मिसाल ऐसी है कि इसके अंदर बहुत सारे, जो माचिस की तीलियों की मिसाल दे रहा हूँ, वो फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि एक तरफ इलोंगेटेड होते हैं,
और वुड के स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक बहुत टफ मेम्ब्रेन लगी होती है। सो लुक एट द सेम टेक्सचर हियर। मैं इसको थोड़ा सा एक ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं नहीं बना रहा, 2 3 4 आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप इसकी ओरिएंटेशन एग्जैक्टली समझ सके कि वो किस नौइयत के होते हैं। तो आप देखते हैं ये फाइबर यूं जा रहा है, यूं कनेक्टेड है। इसी तरह आप देख सकते हैं मुख्तलिफ, तो ये आपस में कनेक्टेड है, लंबे लंबे फाइबर है जो इस सेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह पूरा बंडल है। इसके अलावा अच्छा, इन बंडल को क्या कहेंगे जो पूरा स्टक है, पूरा एक मसल फाइबर इससे सॉरी हाँ मसल फाइबर यानी मसल सेल इससे भरा हुआ है, इसको क्या नाम देंगे? इसके अंदर इसको हम अब नाम दे रहे हैं क्या नाम देंगे? मायोफिब्रिल। सो मायोफिब्रिल क्या चीज है? मायोफिब्रिल MYOR MYOFABRIL। Myofibrils are the subcellular structure. Subcellular structure कौन से सेल के सबसेलुलर स्ट्रक्चर है? मसल सेल्स के, यानी मसल फाइबर के अंदर होंगे। तो तरतीब ये हो गई मसल, फैशिका, मसल फाइबर और आखिर में मायोफिब्रिल। ठीक है, तो ये तरतीब है। अब इसके साथ साथ हम कुछ 2 3 चीजें आपके साथ और शेयर कर रहे हैं, और वो भी आप जरा समझ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मेम्ब्रेन को यहाँ पे तोड़ रहा हूँ। अच्छा, वक्फे वक्फे से जो मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ इन्विजिनेट होती है, ये मेम्ब्रेन अंदर जा रही होती है और फिर वहां से फिर वापस आती है, एक पर्टिकुलर शेप बनाता है। ये मेम्ब्रेन अंदर जाती है और अंदर फोल्ड होकर वापस आ जाती है। अच्छा, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, मेम्ब्रेन के इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? टी ट्यूब्यूल, या इसका नाम है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल। तो 2 चीजें सामने आई मसल फाइबर के अंदर। एक तो आपने बताया कि मेम्ब्रेन जो है वो बहुत टाइटली राउंड है, रैप किया गया है बहुत सारे बंडल के, जिसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल, अच्छा इसके अंदर अंदर मैं आपको बताऊं कि जगह जगह पे आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई भी मिलेंगे। न्यूक्लियाई इसके अंदर, चूंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट है तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी मौजूद होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है किसका? मसल फाइबर का, जिसका मैं शो कर रहा हूँ जरा ग्रीन से। सो हियर इज द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल वी हैव अ। जी बेटा, आप लोग समझ रहे हो ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आर यू गेटिंग? ऑल ऑफ यू? आइना, एमन, फराज, बेटा एक्नॉलेज करो। यस सर। कोई कंफ्यूजन है या अभी तक समझ रहे हो? कोई सवाल तो नहीं है? यूशा, आर यू गेटिंग? सर ये टीप ट्रिब्यूल्स जो हैं ये मतलब डीप जाते हैं, ये अंदर जाते हैं बिल्कुल। जी, ये मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, अंदर जाके वो वापस रिटर्न, समझो ये ट्यूब बने हैं, मतलब ये समझो मेम्ब्रेन के अंदर ट्यूब्स है, अंदर जा रहे हैं, लेकिन इस ट्यूब का टेक्सचर वही है जो इसकी कॉम्पोजिशन वही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, मतलब मेम्ब्रेन्स बने होंगे। सर टी और ट्यूब्यूल्स जब वो मायोफिब्रिल से तो कनेक्ट नहीं होते ना, या पास तो नहीं होते ना? टी ट्यूब्यूल मायोफिब्रिल के साथ कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन ये है कि ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, इसमें सी चीजें सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर यानी एक्सोप्लाज्म के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर चीजें आ सकती हैं इसमें से बाहर, और ये बिल्कुल टाइटली फोल्ड होती है इसके ऊपर, जो आपका पूरा नीचे जितने भी मायोफिब्रिल्स है
उनके बंडल को ओवरलैप कर रही होती हैं। आगे अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा। सर वो आपने शुरू में एक चीज लिखवाई थी कि ये जो आपके मसल फाइबर होते हैं इसकी आपने लिखवाया था मल्टी न्यूक्लियाइड या इलोंगेटेड, ये क्या है? मतलब ये क्लासिफिकेशन है इनकी? नहीं, मतलब ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो बाकी सेल से इसको डिफरेंशिएट करता है। यानी मसल सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरा ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। तो ये दो फीचर है जो मैंने बताए थे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है, सो प्लीज फोकस कीजिएगा बेटा। साइटोप्लाज्म, तो मसल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। जिस तरह आपने एक्सोप्लाज्म का नाम दिया था एक्सोन में, यहाँ कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सो सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म इन द मसल सेल। और इसका जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन का भी अलग नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मसल का, इसको हम नाम देते हैं सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। तो बेटा ये तरतीब हो गई, मसल फेसिका, मसल फाइबर, मायोफिब्रिल्स, and all bundle of myofibrils are stuck together, wound by a thick, wrapped by a tight membrane, which is acting as a plasma membrane called sarcolemma. The sarcolemma has certain ridges inside to make transverse tubule, and here we have many nuclei. It's the multinucleate cell. अच्छा, इसके अंदर अगर हम एक और चीज देखें तो हमें इसके अंदर नजर आ रहा है, ये देखिएगा जरा, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमें अंदर नजर आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा फोकस कर लें तो ये स्ट्रक्चर क्या चीज है? इट शोज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी यहाँ ये क्या ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो हो रहा है, और ये एक नहीं है, कई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो बेटा मसल सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों ने याद करनी है जो स्ट्रक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है? यू मस्ट नो अबाउट दी सार्कोलीमा, जो कि जिसका दूसरा मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आपने कहा टी ट्रिब्यूल्स, तो आप कहते हैं ट्रांसवर्स ridges of the membrane। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, फिर आपने पढ़ा एक और चीज, सार्कोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। फिर आपने पढ़ा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मायोफिब्रिल्स। ये वो चीजें हैं जो इस सेल्स के अंदर स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आम सेल में नहीं होते। एक मल्टीन्यूक्लिएट है और मायोफिब्रिल्स है। बेटा जरा एक्नॉलेज कीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है चीजें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्ट्रक्चर ऑफ, बल्कि मैं कहूँगा, सॉरी, हम लोग ज्यादातर ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, या सबसे, हाँ एग्जैक्टली, यस, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा सही होगा। कॉमन हेडिंग क्या डालें? हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल।
या मसल फाइबर। अब हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे। इंपॉर्टेंट इसके जो कंपोनेंट्स है पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो बेटा प्लीज मेरे साथ रहें और मैं भी आपको थोड़ा सा कुछ चीजें समझा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से शो करूँ। यस, मैं कुछ अरेंजमेंट बना रहा हूँ, उसको गौर से देखिए। मैं एक काम करूँ यहाँ जरा। अच्छा बेटा, ये मसल सेल्स को अंदर से हम वो जो इसके मायोफिब्रिल है वो मैं बना रहा हूँ कि मायोफिब्रिल की अरेंजमेंट किस तरह होती है। ठीक है, मसल सेल के अंदर हैं हम लोग, और वो मायोफिब्रिल जो भी आपने देखे थे, मैं उनकी अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ कि उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको सारा मैकेनिज्म इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप प्लीज इसको देखिएगा। ये एक किस्म की मायोफिब्रिल है जो कि मैं बना रहा हूँ, थिक फिलामेंट है ये। इसके मायोफिब्रिल दो तरह की होगी, थिन फिलामेंट Look at this और arrangement थिक for a while. फिलामेंट। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। रेड से मैंने शो किया थिक फिलामेंट, और अभी मैं ब्लू से शो करूंगा थिन फिलामेंट। और ये किस तरह अरेंज होगी और कौन सा रीजन बनाएंगे उसको देखते जाएं। ये थिन फिलामेंट बना रहा हूं मैं, रेड वाले थिक है। अच्छा जी, अब आप इस अरेंजमेंट को देखो। ये जो आपने पहले मसल का स्ट्रक्चर बनाया था ना यूं, और इसके अंदर आपने शो किए थे बंडल ऐसे छोटे छोटे। तो ये जो अभी आप यूं देख रहे हैं ना, ये वो मैं फाइबर बना रहा हूँ। ये पूरे सेल्स के हम अंदर हैं इस वक्त। तो हमें जो अंदर मायोफिब्रिल नजर आ रहे हैं, वो उस मायोफिब्रिल की दो किस्में हैं। तो ये आपके पास रेड मायोफिब्रिल भी नजर आ रहे हैं और ब्लू मायोफिब्रिल भी नजर आ रहे हैं। आई मीन जो मैंने कहा था ना कि माचिस की तीलियों की तरह आपस में स्टक होते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि उसमें कुछ फिलामेंट थिन होते हैं और कुछ फिलामेंट थिक होते हैं। कौन से फिलामेंट आपको थिक नजर आ रहे हैं और कौन से थिन नजर आ रहे हैं? रेड वाले, रेड वाले क्या है? ठीक है, थिक फिलामेंट। इसको क्या नाम दोगे? थिक फिलामेंट्स। दो तरह के फिलामेंट्स है, थिक फिलामेंट्स। और दूसरा हमारे पास देखिए तो वो कौन सा वाला है? ब्लू वाला। और वो क्या है? थिन फिलामेंट। So there are two types of myofibrils. One is made up of thick filament and the other one is called thick filament. अच्छा, अब ये मेरे मसल सेल्स का सिर्फ एक सेक्शन बनाया है, ये पूरा मसल सेल नहीं है। मतलब आगे मसल सेल कंटिन्यू होगा, लेकिन मैंने उसके अंदर एक सेक्शन निकाला है। और उसको मैं बताऊं मैंने एक सेक्शन निकालने का मतलब क्या है, मैं भी आपके साथ बात शेयर करूंगा। अच्छा, अब होता ये है, क्योंकि बेटा ये 3D शेप है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये राउंड गोल कर दे इसको। यानी अगर मैं आपको एक मार्कर दिखा रहा हूँ, तो ये मार्कर का एक सिरा देख रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने है, उसके पीछे पूरा ये गोल है। आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कुछ इस तरह है, पूरा ये राउंड गोल है, मतलब यूं इस तरह है। तो हर तरफ ये डिस्क है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इन लाइनों को जोड़ने के लिए एक डिस्क आएगा, बीच में एक कनेक्टिंग डिस्क होता है विच कनेक्ट दीज टू लाइंस विद वन अनदर। लाइक आई जस्ट गिविंग यू लाइन हियर। ये आप देखिएगा जरा, जो ब्लू लाइन, सॉरी, जो थोड़ा सा ग्रीन टाइप लाइन जा रही है, ये कर क्या रही है? ये इन डिस्क को आपस में कनेक्ट कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। मतलब ये लाइन यूं है, यूं है, क्योंकि ये शेप जो है ना पूरा ऐसा है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? ये सिलेंडर है पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है? आप लोगों की आवाज नहीं आई, आप समझ रहे हो?
अच्छा देखो, जब तक ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी ना, जब आप इसको अज्यूम करेंगे शेप को, तो तब चीजें समझ आएगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो चीज समझ में ना आए पूछ लिया करें, ठीक है। तो चलो, ये एक ट्रांसवर्स डिस्क कहलाता है। ये एक ट्रांसवर्स डिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि सीडी होती है, ये सीडी की तरह है गोल, और इसे पूरे फाइबर को आपस में टाई किया हुआ है। अच्छा इन्होंने बताया थिक फाइबर को टाई किया है या थिन फाइबर को टाई किया है? थिन को। अच्छा हाँ, तो इसी तरह एक यहाँ भी डिस्क है, 2 जगह पे डिस्क है जिन्होंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसको हम कहते हैं जी डिस्क। व्हाट शुड वी से, लाइक जी डिस्क। क्या नाम दोगे? जी डिस्क। और इसको भी कहोगे जी डिस्क। ये याद करना है बेटा। तो जी डिस्क सर ये ब्लू वाला तो सर्कुलर है ना? जी बेटा, क्या कह रहे? ब्लू वाला क्या है? सर्कुलर शेप में है ना पूरा? जी 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 बिल्कुल, पूरा गोल है और ये राउंड लाइन है पूरा, ये ये ग्रीन वाली। ये लाइन भी गोल है ना, जाहिर सी बात है। अगर उसको कवर अप कर रहे हैं तो पूरा ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है ना, जैसे एक मार्कर के ऊपर एक धागा चढ़ाते हो आप। तो ये जो ब्लू लाइन है, ऐसी पूरा एक बंडल है मार्कर की शक्ल की, मतलब राउंड। और ये जो ब्लू लाइन है, ये एक धागे को अगर आपने डिस्क शेप में इसको कवर अप किया है, बांधा हुआ है। माचिस की तीलियों का अगर आप बंडल रखेंगे तो उसको बांधेंगे धागे से, तो धागा पूरा गोल घूमेगा ना। ऐसा तो नहीं है, कैसे उसको कैसे गिटार लगाओगे? पूरा इसको जाके गोल करके तो बंधेगा। समझ रहे हो हानिया? जी सर। नहीं है समझ में? मैं कोई इतनी आसान बात कर रहा हूँ। देखिए, आप ये समझो कि आपके पास माचिस की तीलियां हैं, जिसका पूरा एक बंडल आपने बनाया है हाथ में। ऑफ कोर्स वो पूरे एक सिलेंडर फॉर्म में माचिस की तीलियां हैं। माचिस की तीलियां का एक की तीली को आप समझिए कि ये ब्लू लाइन है, जो कि पूरा राउंड शेप में है। आई मीन मतलब इसके नीचे भी है, पूरा ये पूरा का पूरा एक बंडल है। यूं है, ये यूं है, ये समझ रहे हो? एक पूरा बंडल है। अब इसके ऊपर आपने ये धागा, तो इसको हम कहते हैं एम डिस्क। क्या कहते हैं? एम डिस्क। तो जी डिस्क वो प्लेट है या वो समझो कि डिस्क है जिसने सिर्फ और सिर्फ 3 फिलामेंट को आपस में टाई किया हुआ है दोनों तरफ से। और जो कि सेंट्रल में जो हमारे पास है वो थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट को जोड़ने वाला जो है वो कौन है? वो एम डिस्क है। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। अच्छा सर जी जी पूरे माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये मायोफिब्रिल, ब्लू और रेड जी दोनों? हाँ, ब्लू और रेड दोनों मायोफिब्रिल है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये मायोफिब्रिल के अंदर की अरेंजमेंट है कि उनको आपस में जोड़ा कैसे गया है, क्योंकि अगर उसको जोड़ेंगे नहीं तो फिर आपस में एक साथ मूवमेंट कैसे करेंगे? अगर आप एक ब्लू को खींचेंगे तो दूसरा ब्लू साथ में क्यों जाएगा? क्योंकि वो टाई किया गया है डिस्क के थ्रू। वरना फिर तो अगर इसकी एक फाइबर की तो कोई इतनी हैसियत ही नहीं है, तो बहुत छोटे स्ट्रक्चर है। और अगर आप इसको पुल करेंगे तो ये वाला थोड़ी पुल होगा जब तक इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ पुल होगा ना, क्योंकि इन्होंने इस बंडल ने इसको आप इस जी डिस्क ने या एम डिस्क को आपस में टाई किया हुआ है, तो इस बंडल को पूरा टाई करना जरूरी था। समझ रहे हो? जी सर, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक जी डिस्क से लेके दूसरे जी डिस्क तक जो डिस्टेंस होता है, आई मीन ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या नाम देते हैं? सॉरी, इसको क्या नाम देंगे? एक जी डिस्क से लेके दूसरी जी डिस्क डिस्टेंस जो है, इसको हम कहेंगे सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर है क्या? सार्कोमेयर जो है वो फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट? तो सेल को कहते हैं। लेकिन अब सेल का जो मेजर फंक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है? सार्कोमेयर के थ्रू हो रहा है। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर। फंक्शनल से मुराद क्या है? फंक्शनल से मुराद ये होता है कि आप अगर सिर्फ इसको स्टडी करेंगे तो आपको पूरा मायोफिब्रिल या पूरा मसल सेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज रिपीट होगी। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ फिर एक और सार्कोमेयर, आगे फिर एक और सार्कोमेयर होगा, इधर एक और सार्कोमेयर होगा।
ये चीज दोबारा रिपीट होगी। अगर मैं यहाँ आगे दोबारा बनाऊंगा तो फिर ऐसे ही बनाऊंगा, रेड वाले, ब्लू वाले, और उसके अंदर फिर जी डिस्क आ जाएंगे, रिपीट होंगे। यानी इस जी डिस्क के बाद क्या होगा, फिर एम डिस्क आएगा, यहाँ एम आएगा और यहाँ पे फिर जी आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ जाएंगे तो एम आएगा फिर जी आएगा, ये रिपीटिशन है। जैसे कि मैं क्या होता है मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, पॉलीमर के अंदर क्या होता है मोनोमर। तो एक मोनोमर अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर आपको पूरे पॉलीमर को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। ये इसका एक फंक्शनल यूनिट है कि मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, अगर आप एक सार्कोमेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन समझ लेंगे तो आपको पता है पूरी मसल की कहानी समझ में आ जाएगी। आर यू गेटिंग मेरी बेटा, समझ रहे हो मेरी बात? ये बात जी समझ आ रही सर। है? ठीक है, चले। तो ये हो गया सार्कोमेयर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सार्कोमेयर कौन सी जगह को कहते हैं तो आप क्या कहोगे? अ डिस्टेंस बिटवीन टू जी डिस्क इन मसल फाइबर, अ डिस्टेंस बिटवीन टू जी डिस्क इन द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक है। अच्छा, अब हम वो जगह एक सेंट्रोमेयर के अंदर, वो जगह जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट हो और थिक फिलामेंट ना हो, मैं इसको हाईलाइट करूं, कौन सी जगह ऐसी है जहां सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है? मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये जगह देखिएगा, क्या इस जगह पे कोई थिक फिलामेंट है? नो सर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? थिन फिलामेंट है। तो दिस इज द थिन फिलामेंट, और इसको भी एक नाम देंगे। तो जिस तरह यहां पर ये मौजूद है इसी तरह यहां पर भी है। अब इस जगह को क्या कहेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट हो? वी यूज द वर्ड आई बैंड। इसको क्या कहोगे? आई बैंड। सो आई बैंड किस जगह को शो कर रहा है? इस जगह को शो कर रहा है। मैं इसको जरा हटा दूं। क्या कहेंगे इसको? आई बैंड। इसी तरह ये भी आई बैंड होगा, जो नीचे है ये भी आई बैंड होगा। ये भी आई बैंड है। तो जी डिस्क जो आपको मिलेगा वो आई बैंड के बीच में मिलेगा। अब वो जगह मैं, वो जगह जहां सिर्फ और सिर्फ सॉरी, जहां थिक और थिन दोनों फिलामेंट मौजूद हो, थिक और थिन दोनों मौजूद हो, आई मीन मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करूं पहले। ये जगह, ये जगह, अब इस जगह पे आपको थिक और थिन दोनों मिलेंगे। अब देखो स्ट्रिप्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे? स्ट्राइटेड मसल इसलिए कहते हैं। अब देखिए ये जगह जहां थिक और थिन दोनों नजर आ रहे हैं, इसका भी नाम है। इसको क्या कहोगे बेटा? इसको कहोगे ए बैंड। तो ए बैंड आपका कौन सी जगह हुआ? थिक और थिन दोनों का, ये जगह भी हुआ और ये जगह भी है। ये दोनों जगह आई बैंड कहलाएंगे। सो सॉरी, आई बैंड कह रहा हूं, ए बैंड। सो आई बैंड showing the area which we just we have thin filaments, and A band shows where we have both the filaments. अब आप देखिए इसमें एक जगह ऐसी बची है जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, बी सेंटर वाला एरिया। आई मीन मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला एरिया जहां सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है और कुछ नहीं है। तो इसको हम इसको नाम दे देते हैं
एच जोन, क्या नाम देंगे? मैं थोड़ा इसको बड़ा बना दूं। एच जोन। अच्छा, अब हम से अगर मैं ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मसल है और मैं इसके ऊपर स्ट्राइएशन बनाना चाहूं, तो स्ट्राइएशन का जो पहला पार्ट होगा उसका कलर एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ क्या होंगे, यानी यहाँ डिस्क है तो ये पूरा क्या चीज शो करेगा, एक किस्म का कलर, एक किस्म का स्ट्रिप नजर आएगा, क्योंकि दिस इज द कौन सा एरिया है, आई बैंड है। अब आई बैंड के बाद कौन सा एरिया शुरू हो जाता है, ए बैंड। इसलिए अगर आप देखें तो इसकी थोड़ी सी कलर इससे डिफरेंट होगी। अब ये कौन सी जगह है, ए बैंड। ए बैंड के बाद एक छोटी सी जगह आएगी जिसको हम कहेंगे एच जोन। ये क्या है, एच जोन। एच जोन के फौरन बाद फिर क्या शुरू होगा, फिर शुरू हो जाएगा हमारे पास ए बैंड, और ए बैंड के बाद फिर क्या होगा, क्या होगा फिर आई बैंड। बेटा कुछ समझ रहे हो या नहीं? सो आई बैंड, आई बैंड, ए बैंड, ए बैंड और एच जोन। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से हमें मसल्स के अंदर स्ट्राइएशन नजर आती है, और हम कहते हैं कि मसल्स हैं जो इसके अंदर स्ट्रिप्स होते हैं बहुत सारे। तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि सर्कोमेयर, जैसे आपने कहा ना कि सर्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जी डिस्क ऑन अ मसल फाइबर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर्कोमेयर इज मेड अप ऑफ वन कंप्लीट ए बैंड एंड टू हाफ आई बैंड? मैं कह सकता हूं एक सर्कोमेयर के अंदर दो हाफ आई बैंड होते हैं और एक कंप्लीट ए बैंड होता है। डायग्राम को देख के मुझे बताएं कि ऐसा है, क्योंकि देखें ये पूरा आई बैंड है, ये पूरा आई बैंड है, तो सर्कोमेयर तो यहां से है, तो इसमें हाफ आई बैंड आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दो हाफ आई बैंड, दोनों तरफ से हाफ हाफ आई बैंड, और सेंटर से जो है वो ए बैंड, ये मिलेंगे। अच्छा, इस वक्त अगर आप ये जो मसल आप देख रहे हैं ना, ये एक रिलैक्स्ड मसल है। रिलैक्स मसल क्यों है? क्योंकि इसके एच जोन के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो करता क्या है, बेसिकली ये जो ब्लू वाला थिन फिलामेंट है, आई मीन थिन फिलामेंट की बात करूं, ब्लू वाला, इसको रेड वाला अंदर की तरफ खींचता है, मतलब यूं पुल करता है इस तरफ, और ये वाला इसको यूं पुल करता है, मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है यूं, और बॉन्ड बनाने के बाद ये इसको इधर पुल कर रहा है और ये इसको इधर पुल कर रहा है। तो ये जो एच जोन है ये तकरीबन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ए बैंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगर कोई आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और उसमें आपको जो एच जोन है वो ना हो, बिल्कुल खत्म हो चुका हो या बिल्कुल मिनिमम पे हो, तो उससे आप बताएंगे कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो ज्यादा है या कम है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उस हिसाब से फिर आप इसकी डिस्कशंस करेंगे कि हाँ, यानी अगर आपको वो 3 डायग्राम दिखाते हैं जिसके अंदर एक के अंदर एच जोन बहुत बड़ा हो, एक में एक जोन बहुत छोटा हो और एक में एच जोन हो ही नहीं, तो आप बताओ कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म हो गई, मसल फुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए एच जोन खत्म हुआ। बेटा ये बात समझ रहे हो? क्लियर है? जी सर। सर एक ये एग्जाम खत्म कैसे होगा? हाँ, खत्म कैसे होगा? देखिए मैंने ऊपर आपको एरोज बनाए हैं। थिन फिलामेंट को खींचता है, थिन फिलामेंट को खींचता है, यानी इसको इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है। तो अगर ये वाला आई बैंड इधर आ जाए और ये वाला आई बैंड इधर आ जाए तो दोनों आई बैंड जो है वो जुड़ जाएंगे और बीच में जो एच जोन होगा वो खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में? सही है सर, आ गई। ठीक है। अच्छा, तो सर मतलब एम डिस्क जो है वो भी खत्म हो जाएगी ना? क्या चीज खत्म हो जाएगी? एम डिस्क। नहीं, डिस्क तो बेटा, डिस्क तो एक स्ट्रक्चर है, बाकायदा एक पट्टी है, वो तो मौजूद रहेगी ना, उसी पे आके, मतलब इस डिस्क पे चीजें आके रुक जाएगी। यहाँ पे ये डिस्क तो अपनी जगह पे लगा रहेगा, ये तो बाकायदा एक प्रोटीन की बहुत थिक फाइबर है जो यहाँ बीच में लगा हुआ है, क्योंकि इसने इस सबको कनेक्ट किया हुआ है।
ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इसके जो अभी ओरिजिनल डायग्राम है वो आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अगर मेरे साथ रहें थोड़ी सी देर के लिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा स्क्रीन यहाँ से आउट कैसे होगा? नहीं सॉरी, यहाँ से बाहर से दिखाया गया है और इसके अंदर देखो बहुत सारे, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। जी जी सर। ठीक है, चलिए अब जरा इसको देख लेते हैं। ये आप जरा गौर करके देखिए, बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज नजर आ रही है आपको? ये मसल सेल है, मसल फाइबर है, बाहर से दिखाया गया है और इसके अंदर देखो बहुत सारे फिलामेंट्स है। तो ये देखो ये सिलेंडर है। हानिया जैसे आप कंफ्यूज थी ना, देखो ये पूरा सिलेंडर है और ये जो बीच में जी और एम डिस्क है ना, कोई गोल है, बाकायदा डिस्क है, कवर अप कर रही चीजों को ना सेंट्रल से। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर से नजर आ रहा है, ये अंदर भी पूरी डिस्क है। जैसे एक सीडी नहीं होती, सीडी की तरह डिस्क है ये पूरा, और इसे अंदर भी चीजें कवर की हैं, पूरे पार्टीशन है। अच्छा, अब देखिए ये थिन फिलामेंट और ये थिक फिलामेंट नजर आ रहे हैं। अब देखिएगा सार्कोमेयर दिखाया गया है और सार्कोमेयर के साथ ए बैंड दिखाया गया है, आई बैंड दिखाया गया है, एच बैंड भी कह सकते हो, एच जोन भी कह सकते हो, इसको एम डिस्क भी कह सकते हो, एम लाइन भी कह सकते हो, और इसको हम कहते हैं जी डिस्क और जी लाइन। So sarcomere is the distance between two I band. I mean, sorry, between two Z disc, because this is the Z line. So this is Z and this is Z, and each sarcomere is made up of half of the I band. So half I band यहाँ पर है, half I band यहाँ पर है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो आपस में एक दूसरे को मतलब ये है कि उनके साथ बॉन्डिंग बना के इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसकी फर्दर अब आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा बेटा, मैं आपके साथ एक छोटी सी यूट्यूब की वीडियो भी है, लेकिन मैं इसको रोक रोक के आपको समझाऊंगा। साथ में इसको थोड़ा अच्छी 3D शेप देखिए इसकी, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा भी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मुझे बताइएगा कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रहा है प्लीज़।
नजर आ रहा है? जी सर। तो ये देखिए फेसिका पहले दिखाया गया है इन्होंने, और एक ये पूरा स्केलेटल मसल आपके सामने नजर आ रहा है बेटा, पूरा स्केलेटल मसल आपके सामने नजर आ रहा है। और ये फेसिका आप देख सकते हैं, और इनके अंदर एक एक मसल, ये पूरा क्या है, मसल फाइबर है, यानी एक मसल सेल है, एक मसल सेल है। तो अब आप इसको देखिए, इसका मैं आपको थोड़ा सा मजीद व्यू दिखा देता हूँ। ये क्या दिखा रहा है? तो अलग जगह चलेगा ये। हाँ, ये देखिए सर आवाज आ रही। आवाज, अच्छा मैं आवाज लगा देता हूँ, रुक जाए। सर केमिस्ट्री की क्लास है 5 मिनट में। अभी तो है बेटा, अभी तो 10 मिनट तो है ना, अभी तो टाइम है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं भी करा देता हूँ। अब आवाज आ रही है बेटा? मैं चला रहा हूँ, जरा देखिएगा। From there, we can zoom in farther on one of these myofibrils, which are in turn comprised of myofilaments arranged into sarcomeres. And this is the contractile unit, the one that lets muscles do what they do. Now let's get a closer look at these structures, because this is where all the action happens. Looking at a sarcomere, we can label a few regions. We can see these darker A bands and the lighter I bands, which are aligned and responsible for the striated appearance. अब देखिए बेटा, ये क्या कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही जी है? जी सर। सर। अच्छा, these regions are responsible for the striated appearance of the skeletal muscle। यानी देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि skeletal muscles के ऊपर सबसे डार्केस्ट जो शेड होगा वो किस जगह का होगा, डार्केस्ट शेड, एक होता है मीडियम शेड, एक होता है लाइट शेड, एक होता है डार्केस्ट शेड। देखो, जो आई बैंड होता है ना, उस पर सिर्फ तीन तीन फिलामेंट होगी, तो उसका सबसे लाइटेस्ट कलर होगा। और जो हमारे पास ए बैंड होगा, ए बैंड के अंदर लाइट मतलब थिन और थिक दोनों होते हैं, तो इसका डार्केस्ट होगा। और जहां एच जोन होगा, एच जोन जो है वो जी और एम से फिर आप इसकी डिस्कशंस करेंगे कि हाँ, यानी अगर आपको वो तीन डायग्राम दिखाते हैं जिसके अंदर एक के अंदर एच जोन बहुत बड़ा हो, एक में एक जोन बहुत छोटा हो, और एक में एच जोन हो ही नहीं, तो आप बताओ कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म हो गई, मसल फुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए एच जोन खत्म हुआ। बेटा ये बात समझ रहे हो? क्लियर है? जी सर। सर एक ये एग्जाम खत्म कैसे होगा? हाँ, खत्म कैसे होगा? देखिए मैंने ऊपर आपको एरोज बनाए हैं। थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को खींचता है, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को खींचता है, यानी इसको इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है। तो अगर ये वाला आई बैंड इधर आ जाए और ये वाला आई बैंड इधर आ जाए, तो दोनों आई बैंड जो है वो जुड़ जाएंगे और बीच में जो एच जोन होगा वो खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में? सही है सर। सही है सर। आ गई। ठीक है। अच्छा, तो सर मतलब एम डिस्क जो है वो भी खत्म हो जाएगी ना? क्या चीज खत्म हो जाएगी? एम डिस्क। नहीं, डिस्क तो बेटा, डिस्क तो एक स्ट्रक्चर है, बाकायदा एक पट्टी है, वो तो मौजूद रहेगी ना, उसी उसी पे आके, मतलब इस डिस्क पे चीजें आके रुक जाएगी। यहाँ पे ये डिस्क तो अपनी जगह पे लगा रहेगा, ये तो बाकायदा एक प्रोटीन की बहुत थिक फाइबर है जो यहाँ बीच में लगा हुआ है, क्योंकि इसने इस सबको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इसके जो भी ओरिजिनल डायग्राम है वो आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अगर मेरे साथ रहें थोड़ी सी देर के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
जी बेटा कुछ पूछ रहे हो, कुछ क्वेश्चन है? सर ये सवाल है सर कि वो जो फिलामेंट है ये मेम्ब्रेन बनाते हैं क्या, मतलब जो बाहर उसकी जो मेम्ब्रेन है? नहीं नहीं, फिलामेंट तो मेम्ब्रेनलेस है ना, वो तो और अंदर है, सेल के अंदर है, वो तो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। आप मायोफिब्रिल की बात कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा। आप थिक और थिन फिलामेंट की बात कर रहे हो ना? यस, बस यही पूछ रहा हूँ, जो मेम्ब्रेन जो बना जो मायोफिब्रिल का जो मेम्ब्रेन है वो इन फिलामेंट से तो नहीं बनता ना? नहीं नहीं नहीं, मायोफिलामेंट की तो मेम्ब्रेन होती नहीं है ना बेटा, वो तो प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर है। इसका फर्दर डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा कि मायोफिब्रिल किस चीज से बनी होती है, वो दिखाऊंगा आपको। ओके ठीक है। मेरा स्क्रीन यहाँ से आउट कैसे होगा? की तरह डिस्क है ये पूरा, और इसे अंदर भी चीजें the one that lets muscles do what they do. Now let's get a closer look at these structures, because this is where all the action happens. Looking at a sarcomere, we can label a few regions. We can see these darker A bands and the lighter I bands, which are aligned and responsible for the striated appearance. अब देखिए बेटा ये क्या कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, these regions are responsible for the striated appearance of the skeletal muscle. यानी देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर सबसे डार्केस्ट जो शेड होगा वो किस जगह का होगा? डार्केस्ट शेड, एक होता है मीडियम शेड, एक होता है लाइट शेड, एक होता है डार्केस्ट शेड। देखो जो आई बैंड होता है ना, उस पर सिर्फ थिन फिलामेंट होगी, तो उसका सबसे लाइटेस्ट कलर होगा। और जो हमारे पास ए बैंड होगा, ए बैंड के अंदर लाइट मतलब थिन और थिक दोनों होते हैं, तो इसका डार्केस्ट होगा। और जहां एच जोन होगा, एच जोन जो है वो क्या होगा, वहां सिर्फ थिक फिलामेंट होगी, तो वहां मीडियम होगा। तो मीडियम कहाँ होगा? जहां सिर्फ थिक होगा। लाइटेस्ट कहाँ होगा? जहां सिर्फ थिन होंगे। और डार्केस्ट कहाँ होगा? जहां दोनों होंगे। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? Of skeletal muscle. Yes, sir. Within each A band, we can find a lighter region called the H zone. क्या कहा इसने? The lighter region, which is called H zone. क्यों लाइट रीजन? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? थिक फिलामेंट है। And this H zone is split down the middle by something called the M line, made of a protein called myosin. The I bands are also split down the middle by a region called the Z disc. And I can see the Z disc and the M line या M disc. तो ये हमारे पास M line है, ये भी M line है, ये भी M line है, ये भी M line है। Z disc and Z disc, तो ये पूरा एक सार्कोमेर हो जाएगा दो Z disc से। ये I band जहाँ सिर्फ थिन फिलामेंट है, ये A band जहाँ थिक और थिन दोनों है, और बीच में जो है वो H जोन कहलाएगा। तो A band के अंदर, अच्छा मैं थोड़ा सा सॉरी एक चीज आप करेक्ट कर दूं, मैंने शायद आपको कहा था कि A band यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से ये जो H जोन होता है ना, ये A बैंड के अंदर ही आता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द A बैंड। तो A बैंड में जहां थिक फिलामेंट अकेला हो या दोनों के साथ, ये पूरा H बैंड होगा, सॉरी। और जो बीच में वो जगह है जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट होंगे, वो H जोन कहलाएगा। ठीक है? We can identify an individual sarcomere as being a section from one Z disc to the next, and this is the functional unit of skeletal muscle. If we zoom in even more, we can see the myofilaments that make up these regions. As we discussed previously, the thick filaments contain myosin, and these Sorry, Peter, there's some connectivity issue, some connectivity problem.
सो एनीवे मेरे ख्याल में फिर आप लोगों को जो मेजर पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आ गया है, एंड आई थिंक देन वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू देन स्टार्ट? ब्लैक डॉटेड लाइन जो है ज़ैनब वो एम लाइन को शो कर रहे हैं, एम डिस्क शो कर रहे हैं, एम डिस्क. ठीक है बेटा? ओके सर. ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला फिर इसको नेक्स्ट क्लास पे शुरू करेंगे. मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, लंच भी करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास पे रखेंगे इसको आगे कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.